पूछने से खफा क्यों हैं? नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। सोनिया गांधी को अब सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ईडी सोनिया गांधी से 3 राउंड में पूछताछ करेगी। इधर न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि रायपुर में भी ईडी दफ्तर के बाहर सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। एक रिपोर्ट देखिए। मंच पर खुद सूबे के सीएम और स्टेज पर तमाम बड़े मंत्री विधायक और जुबान पर संग्राम के नारे। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। ईडी से सोनिया गांधी की पूछताछ के खिलाफ राजधानी रायपुर में छोटे से बड़े तमाम कांग्रेसी सड़कों पर उतर आए। खुद सीएम बघेल ने सख्त लहजों में न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि ईडी को भी खुली चुनौती दी। फिर से मांग करा था, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में हिम्मत है, यदि ईडी वालों ने अपन मां के दूध पिए है, तो सोनिया गांधी पूछताछ करा था, तुम्हारा कैमरा लगा दे, पूरे देश की जनता जानना चाहती है। हिम्मत है गवर्नमेंट ने लगाया कार्यालय में टीवी और देश जानना चाहते हैं कि कते का घोटाला हो है। 90 करोड़ रुपया दे कांग्रेस पार्टी दे, नेशनल हेराल्ड दे, कते का घोटाला हो है, देश जानना चाहते है। गवर्नमेंट की हिम्मत। ये चिट फंड कंपनी वाला मन के पैसा, गरीब जनता के पैसा, मेहनत कश्मन के पैसा, ये चिट फंड कंपनी वाला मन लूट के ले गए। छत्तीसगढ़ से 11 करोड़ रुपया लूट के ले गए। पैसा मनी लॉन्ड्रिंग हो है, संपत्ति जत्ता है तेल हमन पूर करत जात है। बचत पैसा कहाँ है? ये ईडी वाला मन नहीं बताई तो कौन बताई? एक जांच कब करूं? है हिम्मत तो ये सब जांच करके बताओ, मैं तुम्हारे कार्यालय सामने बात बताऊं। रायपुर में ईडी दफ्तर का घेराव करने कांग्रेसियों का जन सैलाब उमड़ा था। इसी मंच से न्यूज 18 से खास बातचीत में पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, केंद्रीय एजेंसियों के जरिए केंद्र सरकार डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस न डरेगी न झुकेगी। देखिए, 2015 में ईडी ने इस प्रकरण को क्लोज कर दिया था, बंद कर दिया था। आज जरूरत क्यों पड़ी है जो फिर से 2022 में ईडी फिर से उसी प्रकरण को लेकर पूछताछ कर रही है? इसका मतलब साफ है, केंद्रीय एजेंसियां मोदी जी के दबाव में है और विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। मगर विपक्ष कभी डरेगा नहीं, दबेगा नहीं। हम देश के ज्वलंत मुद्दाओं को हम उठाते रहेंगे और देश की जनता के लिए हम लड़ते रहेंगे। राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम शहरों में चल रहे प्रदर्शन के बीच सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुई। सोनिया करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंची। सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में 2 घंटे पूछताछ हुई। सोनिया को अब सोमवार को ईडी दफ्तर फिर से बुलाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो केंद्र को चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कह रहे हैं ईडी को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भी पूछताछ चल रही है कैमरे लगाओ, उसको टीवी पर दिखाओ ताकि पता तो चले कि क्या हो रहा है पूछताछ के नाम पर। आपको बता दें कि सोनिया गांधी से पहले जब राहुल गांधी को भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, तब भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला था। और तो और छत्तीसगढ़ के विधायक दिल्ली तक गए थे और वहां पर भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मुकेश शर्मा बीजेपी नेता हैं और धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं धनंजय जी, आखिर क्या वजह है, क्यों विरोध जताया जा रहा है, जबकि ये कहा जा रहा है कि ईडी एक संस्था है, सरकारी संस्था है, जिसका काम ही है कि कोई भी अगर मामला है तो उस पर पूछताछ वो कर सकती है, प्रवर्तन निदेशालय उसे कहा जाता है। तो फिर आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा? सोनिया गांधी को बुला लिया तो ऐसा क्या हो गया? निश्चित तौर पर ईडी एक सरकारी संस्था है और इसी ईडी ने 2015 में जिस मामले पर आज पूछताछ कर रही है उस मामले को क्लोज कर दिया था। अब सवाल ये उठता है, जिस ईडी ने 2015 में जिस मामले को क्लोज कर दिया है, अचानक 2022 में उस मामले पर फिर पूछताछ करने की आवश्यकता पड़ी। इसका कारण समझिएगा
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 8 साल में देश की जनता के भावनाओं पर खरा नहीं उतर पाई है। जो वादा नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाने से पहले किया था, उस वादे को पूरा करने में नाकाम रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के जो किसान विरोधी नीति है, उसके खिलाफ कोई अगर खड़ा होता है तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी खड़ी होती है, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। देश में महंगाई चरम सीमा पर, इस पर कोई आवाज उठाने का काम करता है तो कांग्रेस पार्टी के लीडर करते हैं। अगर युवाओं पर नरेंद्र मोदी की सरकार अत्याचार करती है तो कांग्रेस पार्टी लीडर उसके विरोध करते हैं। पत्रकारों पर अगर अत्याचार करने की कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार करती है, उसका विरोध कोई करता है देश में तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी करता है। आजादी की स्थिति के मामले में देश बहुत बदतर हालात में खड़ी हुई है। देश पर कर्ज बढ़ गया है, बेरोजगारी का मामला चरम सीमा पर है। दाल, चावल, रोटी पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है, जो आज तक देश में कभी नहीं हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, इसके खिलाफ कोई अगर खड़ा होगा तो उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार उन तमाम केंद्रीय शक्तियों का दुरुपयोग करेगी, जिसके दुरुपयोग को डराने की कोशिश कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार आपने सवाल पूछा ईडी एक संस्था है, तो उसी ईडी ने तो 2015 में इस मामले को क्लोज किया था, फिर अचानक कैसे किया, वो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों, ईडी से सवाल क्यों नहीं कि आपने क्यों बंद करके खोल दिया? हो सकता है कि कुछ मामले में जांच बाकी रह गई हो, लेकिन आखिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी से अगर पूछताछ कर भी रही है ईडी, तो इससे देश के मुद्दे कहां प्रभावित हो रहे हैं? क्या कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उसके अलावा क्या कांग्रेस के नेता मुद्दे नहीं उठा सकते? और इसको प्रभावित, क्या ये दबाव, आप कह रहे हैं कि ये दबाव बनाने की कोशिश है, और दबाव बनाने की कोशिश है भी, तो क्यों बनाने की कोशिश है? किस प्रकार का दबाव? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि गलत किया होगा तभी तो दबाव में आएंगे। देखिए, आपने बहुत बड़े सवाल पूछा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी ही क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार के जो गलत नीतियां है उसके खिलाफ देश में कोई अन्य विपक्षी दल के नेता, मैं और भी विपक्षी दल है, मैं नाम ले रहा हूँ, वो सामने नहीं आते क्योंकि वो डरते हैं। और पूरे देश में जितना गांधी परिवार का सम्मान है, जितना गांधी परिवार पर देश जनता विश्वास करती है, किसानों की मैं मांग किया ना, जब 3 काले कृषि कानून लाया गया तो सदन में सबसे पहले किसी ने विरोध किया तो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किया। और उस किसान आंदोलन को भी देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी के नेता है ना, विपक्ष के नेता है, उस कांग्रेस किसान आंदोलन में शामिल आप किसानों को क्या बोले थे भाजपा नेता? ये नक्सली है, ये आतंकवादी है, ये टुकड़े टुकड़े के लोग हैं, ये देशद्रोही है। तो मतलब समझ सकते हैं कि अगर जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीति का विरोध करेगा, उसको भाजपा, आरएसएस, मुस्लिम संगठन मिलकर बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये भी पूरा प्रकरण हुई है। हम तो कर रहे हैं ना, आप अगर सोनिया गांधी जी से ईडी पूछताछ कर रही है तो आप अलाउ कर लीजिए मीडिया को, पूरा देश देखे किस मामले में पूछताछ हो रही है। क्यों डरती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार है मीडिया को अलाउ करने के लिए? जिस मीडिया के माध्यम से छवि धूमिल करने की कोशिश हमारे राष्ट्रीय नेताओं किया जा रहा है। ठीक है, मुकेश जी से जवाब जान लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा, धनंजय जी कोशिश करूंगा, आपकी आवाज थोड़ी सी बीच बीच में कट भी रही, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ऑडियो का, तो हम कोशिश करेंगे कि उसे ठीक किया जाए। तब तक मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, आप सुन रहे होंगे धनंजय जी की आवाज भी आपको मिल रही होगी। जो उन्होंने कहा है, आरोप बहुत सारे बीजेपी पर लगते हैं कि आप लोग ऐसा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार, केंद्र सरकार नाकाम है और कांग्रेस ही है जो ऐसे मुद्दों को उठाती है और आप दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इनका कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को, कांग्रेसियों को इस बात को समझनी चाहिए कि ये प्रवर्तन निर्देशालय का गठन कब हुआ, कब बना प्रवर्तन निर्देशालय, किसने बनाया, कौन, क्या ध्येय था उसके पीछे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ध्येय से बाहर जाके काम कर रही है? और मैं बताऊं आपको कि प्रवर्तन निर्देशालय, इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट बनने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भी पूछताछ हुई थी। पूरे देश में किसको पता चला? कौन जाना ये? अब क्यों इतना बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है? देश यदि संविधान से चलता है, देश यदि कानून से चलता है, ये संवैधानिक संस्था है, यदि पूछताछ कर रही है और यदि आप दोषी नहीं है तो आपको दोष मुक्त होकर निकलना चाहिए, प्रश्नों का जवाब देके निकलना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये सरकार दबाव बना रही है कि ये दबाव बना रहे हैं कि हमारे से पूछताछ ना हो? क्या डर है, क्या भय है, क्यों ये भय खा रहे हैं, क्यों इतना बड़ा बवाल खड़े कर रहे हैं, पूरे देश भर में क्यों खड़े कर रहे हैं? तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बनाया आपने, उपयोग आपने किया, तब इसका ध्येय शुद्ध था, पवित्र था। आज आपको क्यों दिक्कत हो रही है?
कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, यदि आपको लगता है कि आपने किसी भी प्रकार का गलत नहीं किया है, कानून के विरोध में कोई काम नहीं हुआ है, तो जाइए प्रश्न का जवाब दीजिए। और प्रश्न का जवाब एक आदमी से मांगा जा रहा है, एक व्यक्ति से मांगा जा रहा है, ये भीड़ क्यों? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे का मैं आपको बताऊं, जो कांग्रेस पार्टी की जमीन खिसकी हुई पूरी देश में, कहां है कांग्रेस पार्टी? लगातार सभी प्रदेशों से सिमटते जा रही है, एक दो प्रदेशों को छोड़कर, वहां भी हालचाल ठीक नहीं है। तो ये घोषणा पत्र की बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ के अंदर में घोषणा पत्र में, अरे शराबबंदी की बात करके आप लोगों से छल करके रखे हुए हैं, बेरोजगारों से छल किया है। धनंजय जी से समझ लेते हैं ना, समझ लेते हैं धनंजय जी, ये विरोध प्रदर्शन क्यों, जबकि ईडी एक संवैधानिक संस्था है, उसे लगता है उसके पास कुछ कारण होंगे, अगर वो पूछताछ कर रही है, अपनी जांच कर रही है, उसमें बाधा क्यों बनना, क्यों दफ्तर के, ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना? अगर आपत्ति है कि 2018 में या 2015 में बंद कर दिया था, फिर से खोल दिया केस, आपत्ति है तो दूसरे रास्ते हैं ना, कोर्ट जाइए ना। ठीक बात कह रहे हैं पुनीत जी। पहले मैं तो भाजपा प्रवक्ता के कुछ झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं कि ये जैसे झूठ बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, इनका चरित्र है ना, जो संघ कार्यालय में इनको समझाया जाता कैसे झूठ बोलना है। भाजपा प्रवक्ता इस बात को बताने से डर गए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो एसआईटी का गठन किया गया था गुजरात दंगा के मामले में, उस एसआईटी ने नरेंद्र मोदी जी को पूछताछ के लिए बुलाया था। भाजपा प्रवक्ता में इतने क्षमता नहीं उस विषय को बताने की, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि एक संवैधानिक संस्था, निश्चित तौर पर संवैधानिक संस्था था वो, और संवैधानिक संस्था के जो दायरे हैं उस पर अगर किसी ने आक्षेप किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मैं तो कह रहा हूं ना, जिस ईडी ने 2015 में जब क्लीन चिट दे दिया, जब क्लोज कर दिया, तो 2022 में कैसे, किसके दबाव में किया है? क्या नरेंद्र मोदी जी दबाव किया है कि मोहन भागवत ने दबाव में किया है? क्योंकि मैंने कहा ना कि 8 साल में देश ने देख लिया किस प्रकार से उस पर सवाल उठाने के रास्ते दूसरे हैं ना सर। सड़क पर प्रदर्शन करना या ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करना तो रास्ता नहीं है, उसके लिए तो आप जाइए कोर्ट। यही रास्ता है। नहीं, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आप जाइए कोर्ट, आपके पास मुद्दा है, आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? पुनीत जी, किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? किस कोर्ट की बात कर रहे हैं? जिस न्यायालय के जज मीडिया के सामने आकर प्रेस वार्ता कर न्याय मांगे, उस न्यायालय की बात कर रहे हैं। आपको याद है ना, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज ने मीडिया में आकर क्या बयान दिया था कि हमको काम करने नहीं दिया जाता। इस न्यायालय की बात कर रहे हैं। ये कौन सी संस्था है? आरएसएस तो भाजपा का बता दीजिए मुझे। धनंजय जी एक मिनट, आपकी आवाज में फिर कुछ प्रॉब्लम है। धनंजय जी, आपकी आवाज में फिर से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा धीरे बोलेंगे तो शायद आवाज, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो थोड़ा धीरे बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप किस न्यायालय की बात कर रहे हैं? जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद मीडिया में आके प्रेस वार्ता करके न्याय मांगे जनता से, उस न्यायालय की बात करें। ऐसा कौन सा संस्था बचा है जिस पर आरएसएस और भाजपा धनंजय जी एक धनंजय जी, अगर कोई भी वाकया हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि इमरजेंसी नहीं लगी थी, अगर कोई वाकया हुआ है तो आप नहीं मेरी बात सुन तो लीजिए, कोई वाकया अगर हुआ भी है, ठीक है, ये बातें सही है आप जो कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या कि आप कांग्रेस को न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है क्या? आप तो यही कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं कह रहा हूं रहा नहीं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाओं पर भरोसा है, फिर क्या उन संस्थाओं को स्वतंत्र काम करने दिया जा रहा है? क्या ईडी बता पाएगी कि उनको पहले 2015 में जिस चीज को रिजेक्ट किया, आज 2022 में किस आधार पर पूछताछ करेगी? क्या मतलब इस मान से तो आप कह रहे हैं कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं सबका दुरुपयोग करने पर उतारू है केंद्र सरकार। मुकेश जी मुकेश जी सुन रहे हैं आप? मुकेश जी आप सुन रहे हैं? जजों ने जो अपनी बात रखी, 5 जजों का उदाहरण दिया जा रहा है कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो सामने आए थे, और कांग्रेस ये कह रही है एक प्रकार से कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, उनका दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है, एक पर भी भरोसा नहीं रहा, ऐसा मैं नहीं, धनंजय जी कह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में चल क्या रहा है। इनको न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं,
संविधान पे विश्वास नहीं, क्योंकि ये दुरुपयोग किए हैं। और इन्होंने तो देश के अंदर में वो काला दिन लाया था जब इन्होंने लोकतंत्र को कुचल के और इमरजेंसी लगाया था, तो इनको कैसे विश्वास होगा? ये कहीं ना कहीं इनके सोच में समाया हुआ है। ये खुद कभी न्यायालय को, कभी संविधान को माने नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर ये इस पर सियासी संग्राम आने वाले दिनों में मचा रहेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की अपनी अपनी दलीलें, अपने अपने तर्क हैं। बहुत शुक्रिया, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बढ़ते आगे, और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर यह कि विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह अनुपूरक बजट पेश किया है। 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पर अब चर्चा भी होनी है। इधर बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आई थी, इसे भी स्वीकार कर लिया गया है। 22 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी की जाएगी। तो अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी और अविश्वास प्रस्ताव जो बीजेपी लेकर आई उस पर भी चर्चा होनी है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें आपको कि मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है छत्तीसगढ़ में, और आज दूसरे दिन कई सारे अहम मुद्दे रहे। लेकिन इस बीच पहला अनुपूरक बजट, वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया गया। अब इस पर चर्चा कल होनी है। इसके अलावा विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, इसको भी स्वीकार कर लिया गया है और इस पर भी कल चर्चा की जाएगी। राजधानी से बड़ी खबर आपको बता दें। वैसे आज सदन की अगर बात की जाए तो सदन में कई सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए, खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी सवाल उठाया गया। विपक्ष ने जो जवाब आया उससे असंतुष्ट भी विपक्ष नजर आया। वॉकआउट भी विपक्ष की तरफ से किया गया। विपक्ष ने कहा है कि यह जवाब जो दिया जा रहा है सदन के भीतर वो राजनीतिक जवाब दिया जा रहा है, सही बातें जो हैं वो नहीं बताई जा रही। तमाम आरोप प्रत्यारोप सदन के भीतर पक्ष और विपक्ष में देखने को मिला है। लेकिन इस बीच अनुपूरक बजट जो पेश किया जाना था, पहला अनुपूरक बजट साल 2022-23 का मुख्यमंत्री के हाथों पेश हुआ, मुख्यमंत्री ने पेश किया और इस पर चर्चा अब कल होनी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आने वाला था, वो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया, उसे स्वीकार कर लिया गया और इस पर भी चर्चा का समय तय कर दिया गया है। कल यानी कि 22 जुलाई को इस पर भी चर्चा की जाएगी। देवव्रत हमारे सहयोगी हमारे साथ बस कुछ ही देर में जुड़ने वाले इस बड़ी खबर पर। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पेश किया गया, जिस पर चर्चा होनी है। 22 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया और इस पर भी चर्चा का समय तय कर दिया गया है। कल चर्चा इस पर भी होनी है, इस पर बहस होगी, विपक्ष की तरफ से अपनी दलीलें इस पर दी जानी है। लेकिन आज सदन में काफी हंगामा भी देखने को मिला। कल पहले दिन भी कई सारे मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए, खासतौर पर कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है, बिगड़ती कानून व्यवस्था, लगातार बढ़ती चाकूबाजी की घटनाएं, बहुत सारे मुद्दे रहे। देवव्रत हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, आज का दिन, दूसरा दिन भी काफी हंगामेदार रहा, लेकिन कई सारे मुद्दों पर चर्चा भी हुई, विपक्ष नाराज हुआ। लेकिन अनुपूरक बजट मुख्यमंत्री के द्वारा पेश कर दिया गया, जिस पर कल चर्चा होगी। लेकिन खास बात इसके साथ ये भी कि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया था उसे स्वीकृत करते हुए उस पर भी कल चर्चा तय कर दी गई। जी बिल्कुल, और आज एक तरह से पूरे सदन में खाद का, इसके अलावा शराब का और साथ ही साथ आवास का ये मुद्दा छाया रहा। और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई सदन की चल रही थी, इस दौरान ये देखा गया कि काफी हंगामेदार आज
का पूरा सदन रहा। और जिस तरह से ये भी देखा गया कि बीजेपी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आज आई है और अविश्वास प्रस्ताव बीजेपी का स्वीकार कर लिया गया है। कल इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ अनुपूरक बजट यानी कि इस साल का पहला अनुपूरक जो बजट है वो मुख्यमंत्री ने आज यहां पर पेश किया है और कल अनुपूरक पर चर्चा होगी। अनुपूरक मांगों को लेकर के चर्चा होने वाली है। देखना यह होगा कि इस पर अब विपक्ष के तेवर किस तरह के रहते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहां पर यह भी आई है कि मुख्यमंत्री ने एक तरह से ऐलान किया है कि पंचायत विभाग की जो जिम्मेदारी है, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी अब मंत्री टीएस सिंहदेव संभालने वाले हैं। तो एक बड़ी जानकारी या ये कहें कि बड़ा ऐलान जो है वो मुख्यमंत्री ने किया है सदन में और उन्होंने कहा है कि राज्यपाल की अनुमति के बाद ही ये फैसला लिया गया है। क्योंकि अभी तक के जो स्थिति देखने को मिल रही थी कि मंत्री जब टीएस सिंहदेव ने हाल ही में इस्तीफा दिया और कुछ उनकी नाराजगी भी सामने आई, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी मान मनोबल का दौर चलेगा और मनाने की कोशिशें सरकार की तरफ से की जाएंगी। लेकिन अब क्योंकि पंचायत विभाग जो है वो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को सौंप दिया गया है, तो अब ये सवाल नहीं उठता है कि अब किसी भी तरह से जो है टीएस सिंहदेव को मान मनोबल के चक्कर में यहाँ पर सरकार है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देवव्रत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और इसी के साथ इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।